नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा है सभी खैरियत से होंगे। लेकिन हमारा लोकतंत्र अभी सही स्थिति में नहीं है। कहा जा रहा है कि वह चोरी हो गया है। वोटों की चोरी से लोगों ने सत्ता प्राप्त कर ली है और हमारे लोकतंत्र को चुनौती दे दी है। 1946 में हम भारतीय लोगों ने एक साथ मिलकर सपना देखा था कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य हम बनाएंगे। 2 साल 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद में हम लोगों ने इस सपने को पूरा कर लिया था और भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना दिया था। जब बात लोकतंत्र की आती है तो हम समझते हैं जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के ऊपर शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। यानी ऐसा शासन जिसके अंदर लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार हो। वो प्रतिनिधि विधायिका में जाके उनके लिए कानून बनाएंगे, कार्यपालिका में जाके उनके लिए शासन की नीतियों को लागू करेंगे ताकि हमारे यहाँ पे जो शासन प्रशासन है उसे बेहतर ढंग से संचालित किया जा सके और भारत के अंदर अंतिम संप्रभुता भारतीय लोगों को प्रदान की गई है। तो जो लोकतंत्र के मालिक हैं उनके सामने चुनौती खड़ी हो गई है कि वो पता करे कि वास्तव में हमारा लोकतंत्र क्या चोरी हो गया है। और लोकतंत्र का जो मुख्य आधार होता है, जिस आधार पे हम लोग किसी भी प्रक्रिया को, किसी भी सिस्टम को लोकतंत्र कहते हैं, वोट, वो चोरी हो रहे हैं। तो अब मालिक कौन? तो मालिक है भारत की जनता, भारत के लोग। तो उनको सबसे ज्यादा चिंतित होने की जरूरत है। नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी और उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है कि भारत के अंदर वोटों की चोरी हो रही है, जिसके अंदर सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग मिले हुए हैं। दोनों वोटों की चोरी करवाते हैं और सत्ता प्राप्ति लगातार करते ही जा रहे हैं। कहीं कहीं पर तो उनको जीत दर्ज हुई नहीं थी, वहां पर भी उन्होंने इस प्रकार से वोटों की चोरी करी और सत्ता प्राप्त कर ली। तो ये आरोप बड़े गंभीर हैं, सामान्य बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने लोकतंत्र जैसी व्यवस्था को अपनाया है और जनता के पास में अधिकार होता है कि वह यहां पे अपने प्रतिनिधि को चुने, अपने शासन करने वाले व्यक्ति का चुनाव करे। तो हम लोग इस सेशन के माध्यम से समझेंगे या वास्तव के अंदर वोटों की चोरी एक कहानी है या छलावा है, वास्तविकता है या एक प्रकार की कोई कहानी रच दी गई है जिसके द्वारा नैरेटिव सेट किया जाए। और कहा जाता है कि राजनीति के अंदर जो जितना बेहतर नैरेटिव सेट करता है उसको उतनी ही लंबी और जल्दी सत्ता मिल जाती है, और जिसके पास में नैरेटिव है उसी के पास में वोट हैं। तो राहुल गांधी के द्वारा पहले ऐसे आरोप लगाते रहे हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। अब प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया है कि वोटों की चोरी हो रही है। तो हमारे लिए इस चीज का विश्लेषण करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एज ए वोटर ऑफ दिस डेमोक्रेसी। और ये आरोप इन्होंने लगाए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, जिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने की। अब जब बात चोरी की आ जाती है तो वहां पे ना तो ये फेयर रहा ना ही ये फ्री रहा, क्योंकि चोरी आते ही यहां पे चोरी का कोई ना कोई मूल्य हो जाता है। तो यहां पे ये हमारे लिए संविधान को भी खतरा हो गया और यहां पे ये निष्पक्षता के सामने भी चुनौती आ चुकी है। जब हम लोग इलेक्शन कमीशन के पास में ये अधिकार देखते हैं तो इलेक्शन कमीशन का पहले हमें काम समझना होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम क्या करता है। उसके बाद में इस पर राहुल गांधी ने इस प्रकार से जो आरोप लगाए हैं कि वोटों की चोरी की जा रही है, एक जगह पे बहुत सारे वोटरों को शामिल कर लिया जा रहा है, एक ही व्यक्ति का नाम अलग अलग वोटिंग लिस्ट के अंदर देखने को मिल रहा है, नाम गलत तरीके से जोड़े जा रहे हैं, गलत तरीके से हटाए जा रहे हैं। और इनका आरोप तक तो यहां तक भी है कि एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगभग लाख लाख वोटों की चोरी हो रही है। यानी कि इतना बड़ा घपला, मतलब कि पूरी तरीके से लोकतंत्र एक प्रकार से इन आरोपों के तहत तो ध्वस्त हो चुका है और उसे सुधारने की जरूरत है। तो हम लोग पहले तो काम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता क्या है और ये जो यहां पे आरोप लगाए जा रहे हैं ये है क्या। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पहले हमें समझना होगा, ये एक संवैधानिक संस्था है, संविधान में इसे दर्जा मिला हुआ है आर्टिकल 324 के अंदर, आर्टिकल 324 में।
इस संविधान के अंदर यह प्रावधान किया गया है कि भारतीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी जो हमारे विधायक होंगे, हमारे सांसद होंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव आयोग के द्वारा करवाए जाएंगे। हमारे सरपंचों के, पार्षदों के जो चुनाव होते हैं उनके लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने का प्रावधान भी हमारे संविधान ने किया है। लेकिन ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। जब हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के काम देखते हैं तो संविधान ने ऐसे काम दिया है जिसके द्वारा सबसे पहले तो वोटिंग लिस्ट प्रिपेयर करना, यानी उसके द्वारा निर्वाचक नामावली तैयार की जाती है, चुनावों का प्रबंधन किया जाता है, चुनावी नतीजे जारी किए जाते हैं, राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है, राजनीतिक दलों की मान्यता खत्म की जाती है, इनके बीच में विवाद होते हैं, उन विवादों का सलटारा किया जाता है। तो भारत की जो राजनीति है उसका मुख्य केंद्र भारत का चुनाव आयोग है। वहीं पर ये अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, सिंबल वहीं से पाते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को वहीं पे दर्ज करवाते हैं, उसी के अंदर संशोधन ये वहीं पर जाके करवाते हैं, वहीं से चुनाव होते हैं, वहीं से नतीजे प्राप्त किए जाते हैं। और इसी संस्थान पर अब वोट चोरी का आरोप लग रहा है, जो कि एक बड़ा गंभीर आरोप है। फिर जब ये काम इसको सौंप दिए, फिर हमारे लिए जानना ये जरूरी हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किस प्रकार से काम किया जाता है। जब हम लोग इसकी संरचना देखते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संरचना, तो यहां पे हमारे द्वारा पाया जाता है कि एक तो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। अब इन इलेक्शन कमिश्नर में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और दो हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर है, जो कि प्रावधान किया गया है। वैसे हमारा संविधान ने शुरुआत के अंदर कहा था कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, उसी से चुनाव आयोग बन जाएगा। लेकिन जब हम लोगों ने 61वां संविधान संशोधन किया और उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी, तो चुनाव आयोग के पास में काम ज्यादा बढ़ गया था, तो उस समय जरूरत पड़ी कि दो इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पे और ऐड कर दिए जाए। तो यहाँ पे दो चुनाव आयुक्त भी होते हैं, एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। इसके बाद में क्या इन तीन जनों के द्वारा चुनाव प्रबंधित कर लिए जाएंगे? सारा काम इतना देश की राजनीति, लोकतंत्र को ये संभाल लेंगे? नहीं। इसके बाद में जब कभी भी कहीं पर संसद के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति की जाती है, यानी क्षेत्रीय चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है जब भी चुनाव होते हैं। इसके अलावा हर राज्य के अंदर एक चीफ इलेक्शन ऑफिसर भी होता है, मुख्य चुनाव अधिकारी। उसके बाद में जब हम लोग जिला स्तर पे जाते हैं तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है। आमतौर पे जिला कलेक्टर को यह बनाया जाता है और उसकी जिम्मेदारी होती है जिले के अंदर चुनावों को प्रबंधित करना। तो जो हम लोगों ने काम देखे ना, निर्वाचक नामावली तैयार करना, चुनावों का प्रबंधन करना, ये सारे काम जिला स्तर पे जिला कलेक्टर, जिसे हम लोग यहाँ पे जिला निर्वाचन अधिकारी कहते हैं, उसके द्वारा किए जाते हैं। उसके बाद में ये जो निर्वाचन क्षेत्र है ये नीचे की तरफ आता है। फिर हम लोगों के जो एसडीओ होते हैं उनका काम होता है निचले स्तर पे। फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए हम लोग अंतिम स्तर पर जब जाते हैं तो वहां पे बीएलओ आ जाते हैं, यानी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफिसर आ जाते हैं, असिस्टेंट आरओ आ जाते हैं, और अंत के अंदर आता है बीएलओ। और चुनाव आयोग की जो जड़ें हैं वो हैं बीएलओ। ये राहुल गांधी के द्वारा जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं, इनका सीधा संबंध बीएलओ से है। आरोप इनके द्वारा भले ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त पे लगाए जा रहे हो, निर्वाचन आयुक्तों पे लगाए जा रहे हो, लेकिन समस्या की जड़ है जड़ के अंदर, बीएलओ के यहां पे। और जब हम लोग बीएलओ स्तर पे इस चीज की प्रशिक्षण करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि ये जो इनके द्वारा समस्या बताई जा रही है ये आज की समस्या नहीं है। ये जिस दिन से हम लोगों ने यहां पे वोटिंग प्रक्रिया शुरू की है उसी जमाने से ये समस्या उत्पन्न हो गई थी। हाँ, राहुल गांधी को यहां पे इस बात की बधाई हो कि उन्होंने इस समस्या को उजागर किया, भले ही सत्ता पक्ष पे आरोप लगाते हुए उजागर किया हो, लेकिन ये बड़ी समस्या है। और यहां पर ये पार्टी न्यूट्रल है जो समस्या देखी जा रही है, कि वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या किसी अन्य दल का मुद्दा है ही नहीं, ये पार्टी न्यूट्रल है। और यहां पे कि बूथ लेवल पे कौन कितना एक्टिव है वह उतनी ही ज्यादा चोरी कर पाएगा हमारे लोकतंत्र की। अब हमें यह स्ट्रक्चर समझ में आ गया। आमतौर पे इन्हें जिम्मेदार मान लिया जाता है, जो जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि अंतिम रेस्पॉन्सिबिलिटी तो इन्हीं की है। तो वास्तव के अंदर गफला हो कहां पे रहा है?
घपला हो रहा है बीएलओ स्तर पे। अब हम आरोप समझेंगे और ये निचले स्तर पे बीएलओ आमतौर पे इसी का काम होता है किसी व्यक्ति का निर्वाचक वोटिंग लिस्ट के अंदर नाम जोड़ना, वहां से नाम हटाना। जो हमारे घरों पे आते हैं और पूछते हैं कि कोई बच्चा आपके यहाँ पे अब 18 प्लस का तो नहीं हो गया है, आप घर पे कितने सदस्य हो, हम लोग वोटिंग लिस्ट को रिन्यू कर रहे हैं, आपकी नई फोटो दे वो, यहाँ पे ये फॉर्म है, फॉर्म 16 है, नए मतदाताओं को भरने के लिए हमें दिया जाता है। बाद में ये बीएलओ ही डिसाइड करते हैं कि हम लोग कौन से बूथ के अंदर रहेंगे। हमारा नाम ऐड हो जाएगा, किसी परिवार के अंदर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उनका नाम हटा दिया जाएगा। एक व्यक्ति का नाम 2 जगह रहेगा, 3 जगह रहेगा, एक ही जगह रहेगा या एक जगह ही नहीं रहेगा, वो सब कुछ डिसाइड करता है ये बीएलओ। और अगर बीएलओ के स्तर पे हम लोग इस समस्या को समझ गए तो इस समस्या का निदान भी हो जाएगा। और अगर हम लोग इसको हवा के अंदर ऊपर वाले स्तर पे लेके चलते रहे तो वहां पे इस समस्या का समाधान नहीं है। और लोकतंत्र के संप्रभु भारतीय लोग हैं, हम लोग हैं, हम लोगों ने हमारा संविधान बनाया है, हमारे को हम लोगों ने लोकतंत्र दिया है। किसी राजनीतिक दल ने, ना सत्ता दल ने, ना विपक्ष ने हमें लोकतंत्र दिया है। उन्हें सत्ता चाहिए, हमें लोकतंत्र चाहिए। तो हमारे लिए जानना यह जरूरी हो जाता है कि वास्तव में दिक्कत कहां पर है। अब हम लोग समझते हैं कि ये बीएलओ गड़बड़ जैसे करते हैं। अब बीएलओ और वोट चोरी का सीधा संबंध है। आमतौर पे जो भी सरकार का कर्मचारी होता है ग्राम पंचायत स्तर पे या हमारे शहर के अंदर जो भी वार्ड होते हैं उनके अंदर वो बीएलओ होता है, बूथ लेवल ऑफिसर। तो इन जो बीएलओ होते हैं इनका काम होता है किसी भी व्यक्ति का जो वोटिंग लिस्ट है, वोटिंग लिस्ट, उसमें नाम जोड़ना, नाम हटाना, इसको रिन्यू करना और किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव आता है, ये सारे काम यहां पे इस बीएलओ के द्वारा किए जाते हैं। मेरा कौन सा फोटो वहां पे अपलोड होगा ये बीएलओ डिसाइड करता है। मेरे द्वारा नया नाम जुड़वाया जा रहा है ये बीएलओ यहां पे डिसाइड करता है। अब बीएलओ क्या करते हैं, आमतौर पे टीचर्स वगैरह को बीएलओ लगाया जाता है और जब मेरी किसी भी बीएलओ की पोस्टिंग यानी सरकार का कर्मचारी है उसके गांव में करवा दी जाए, उसके वार्ड में करवा दी जाए, तो यहां पे पोस्टिंग होती है वो राजनेताओं के हाथ में है। भले ही वो प्रशासनिक यहां पे मामला हो लेकिन राजनेता रिकमेंडेशन करते हैं तो बीएलओ की पोस्टिंग करवाई जाती है। तो जिस समय जिस राजनेता ने इस बीएलओ की पोस्टिंग करवाई है वहां पर, तो उस बीएलओ का झुकाव उस पर्टिकुलर राजनेता की पार्टी की तरफ होगा, उस पर्टिकुलर राजनेता की तरफ होगा। ज्यादातर जो बीएलओ होते हैं किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित होते हैं और आमतौर पे लोकतंत्र है तो राजनीतिक विचारधारा तो होगी ही, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी की बीएलओ की यहां पे पॉलिटिकल एटीट्यूड होना चाहिए और ये यहां पे रहते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से मोटिवेटेड। उसके कारण दिक्कत यहां पे हो जाती है। जब तक ये पॉलिटिकल एटीट्यूड इनमें राजनीतिक अभिव्यक्ति रहेगी यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का नाम जोड़ा जाए और हमारे लोकतंत्र को मजबूत किया जाए तब तो ये बेहतर होता है। लेकिन इनके द्वारा नाम जोड़े जाते हैं लेकिन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से प्रेरित होकर। तो जैसे कोई बीएलओ है तो बीएलओ ने किसी का नाम जुड़वाना है तो वो जिस और बीएलओ जो होते हैं वो उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है वोटर से। आमतौर पे वो सभी लोगों को जानते हैं कि उन्हीं का एक ही जगह पे उठना बैठना होता है, वहीं के वो लोकल होते हैं तो उनको पता रहता है कि कौन व्यक्ति कौन सी पॉलिटिकल विचारधारा का है, कि इसकी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है या इसकी कांग्रेस की विचारधारा है या अन्य किसी दल के ये यहाँ पे विचारधारा रखते हैं। तो उसके अनुसार उसके प्रति उस बीएलओ का व्यवहार हो जाएगा। अगर मान लो कि यहां पे बीएलओ के द्वारा नया नाम जोड़ना है तो नाम जोड़ना, और वो भी नया नाम जोड़ना है, तो जब नया नाम जोड़ा जाता है तो किसी बच्चे की उम्र केवल 16 साल हुई है और बीएलओ को पता है कि फला घर के अंदर ये बच्चा है, ये 12th पास कर लिया है, इसकी उम्र 15-16 साल हो गई होगी और अगले 1 साल 1.5 साल के अंदर चुनाव आने वाले हैं। तो बीएलओ के द्वारा उस घर से संपर्क किया जाता है और बीएलओ कहता है कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी के वोट बढ़ जाएंगे, अपनी सरकार बनी रहे, एक काम करो इस बच्चे का नाम हम लोग यहाँ पे वोटिंग लिस्ट में ऐड कर देते हैं। और ऐसा किया जाता रहा है
और अब हम लोग यहाँ पे सवाल खड़े कर देंगे कि यहाँ पे तो डेथ ऑफ बर्थ भी तो मांगी जाती है, सारे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, बावजूद इसके नाम दर्ज कर दिए जाते हैं। तो ये पार्टी न्यूट्रल है। अब यहां पे बीएलओ किसी व्यक्ति का नाम जोड़ रहा है जो कि 16 साल की उम्र पे आया है, और उस बीएलओ को पता है कि इसकी ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, और जो बीएलओ की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है कि वो बीजेपी विचारधारा से, कांग्रेस विचारधारा से, तो उसका नाम तो वो ऐड कर देगा। दूसरा बच्चा है जिसकी उम्र अभी तक 19 साल हो चुकी है, 18 उसने क्रॉस कर लिया है, वयस्क वो हो चुका है, एडल्ट फ्रेंचाइज का उपयोग करने का वो अधिकारी बन चुका है, बावजूद उसके नाम नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि बीएलओ संपर्क करते हैं। बीएलओ जाएंगे कि सर मिले ही नहीं, वो तो बार बार संपर्क करते हैं और फिर आते ही नहीं है, ऐसा भी यहां पे देखा जाता है। यानी बीएलओ को यह लग गया कि इस व्यक्ति की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उससे परे है, तो उसका नाम 19 साल की उम्र तक भी नहीं जोड़ा जा रहा। एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो उससे संबंधित है तो उसका नाम उसने 16 वर्ष की उम्र में भी जोड़ दिया। तो ये बीएलओ के हाथ में होता है। बाद में तो 19-20 साल के होते हैं, तो फिर बार बार हम लोग संपर्क करते हैं बीएलओ से। कई बार तो जी अरे हमारा टाबर है वो 19 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, बीएलओ साहब आपने तो नाम अभी तक नहीं जोड़ा जी। वो कहता है आते हैं साहब, फिर बार बार फोन करते हैं, फिर बीएलओ आता है, फिर हमारे से डॉक्यूमेंट लेता है, नाम जुड़ जाते हैं। लेकिन उसने एक बच्चे को यहां पे एक पर्टिकुलर चुनाव के अंदर मत का अधिकार उपयोग करने से रोक दिया। यह बीएलओ के स्तर पर ही संभव हो गया था। तो ये बीएलओ यहां पे ऐसा काम करता है। फिर दूसरा देखो, यहां पे किसी का नाम हटाना है। अब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो बीएलओ वहां पे बैठने भी जाएगा, उसको पता है इसकी मृत्यु हो चुकी है, और 2-3 महीने के बाद में चुनाव है, और 2 साल भर के बाद में चुनाव है, तो यहां पे साल भर पहले ही लिस्टों को अपडेट करने का काम शुरू हो जाता है, उनका अपडेशन, रिवीजन वगैरह स्टार्ट चलते ही रहते हैं ये। तो उसका नाम नहीं हटाएंगे कई बार, यानी डेथ हो चुकी है, बीएलओ के संज्ञान में भी ये बात थी, मृत्यु प्रमाण पत्र भी पंचायत के द्वारा, वार्ड के द्वारा बना दिया गया है, लेकिन नाम नहीं हटाया गया। क्योंकि जब इस प्रकार से किसी का नाम होता है, किसी महिला सदस्य का नाम मान लिया जाए, उनकी डेथ हो गई, बावजूद उसके उनका नाम नहीं हटा, और नाम नहीं हटा तो उनका वोट डाल दिया जाएगा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, जो कि वैसा ही रिजेंबल करके पोलिंग बूथ पे जाएंगे, वोट डाल के आ जाएंगे। तो ये किस स्तर पे हुआ? बीएलओ स्तर पे। यानी लिस्टें अपडेट होने का सर्कुलर ऊपर से जारी हो चुका था, उसके बावजूद बीएलओ ने उनका नाम नहीं हटाया, जिसका नाम हट जाना चाहिए था। तो ये इस स्तर पे काम हो गया। फिर हम लोग देखते हैं कि दूसरा स्तर जब देखा जाता है वो यहां पे आता है कि बीएलओ स्तर पे किसी भी व्यक्ति के का नया नया विवाह हुआ, यानी बीएलओ स्तर पे क्या विवाह होगा, किसी व्यक्ति का विवाह हुआ, एक नाम जोड़ने से रिलेटेड एक और ये भी बात रहती है कि विवाह के द्वारा भी नाम जोड़े जाते हैं। विवाह हुआ है और नए घर के अंदर कोई महिला सदस्य आई है, अब उनका नाम कैसे जोड़ना है, तो बीएलओ को यह पता है कि ये किस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के व्यक्ति होते हैं, और आमतौर पे सबको ये डिफरेंशिएट होता है कि ये इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हैं, ये इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हैं, ये कांग्रेसी हैं, ये भाजपाई हैं। तो इनके यहाँ पे अगर कोई नई बहू आई है तो इनका नाम जोड़ देते हैं। एक काम करते हैं, इस इलेक्शन में नहीं जोड़ते, अगले वाले में जोड़ देंगे, तो इसके अंदर तो हमारे एक वोट खराब ना हो, अदरवाइज इनके द्वारा हमारी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में ही वोट डाला जाएगा। तो जन्म जो व्यक्ति 18 वर्ष का हुआ है, वयस्क हुआ है, उसके नाम जोड़ने में भी यहाँ पे दिक्कतें पैदा कर दी जाती है बीएलओ स्तर पे। विवाह के बाद में जो नया सदस्य घर परिवार में आया है उसका नाम जोड़ने में भी दिक्कत पैदा कर दी जाती है। और अगर मान लो विवाह होकर ऐसा व्यक्तित्व आया है जो कि उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का जिसका बीएलओ है, तो उसका नाम फटाफट जोड़ दिया जाएगा कि जल्दी से यहाँ पे फोटो दो आप और विवाह प्रमाण पत्र दो। अब हम लोग यहाँ पे नाम जोड़ते हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टी का एक वोट तो बढ़े, एक वोट से सरकारें बनती है, सरकारें हट जाती है। इस प्रकार का मोटिवेशन ये बीएलओ करते हैं, और बीएलओ आमतौर पे घूमते रहते हैं, अपडेशन करते रहते हैं। ये बात तो यहां पे नाम जोड़ने और हटाने से संबंधित हुई। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे नाम जुड़ पाते नहीं हैं, बहुत सारे नाम एडवांस में जोड़ दिए जाते हैं। फिर बात आता है कि वोटिंग लिस्ट के अंदर एक से ज्यादा जगह पे नाम होना। वोटिंग लिस्ट में
हम लोगों ने हमारे वोटों के संचालन के लिए जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 बनाया और उस पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के अंदर यह प्रावधान किया गया है, एक व्यक्ति का एक ही वोट होगा, एक से ज्यादा जगह उसका वोट नहीं होगा, प्रॉक्सी से वोट नहीं डाला जाएगा, यानी एक व्यक्ति एक वोट, और उस वोट का मूल्य भी एक, यानी कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी रहता हो, गांव, ढाणी, शहर, महानगर, कहीं पर भी रहता हो, सबका मूल्य एक ही होगा और एक व्यक्ति का नाम एक ही जगह पे होना चाहिए। अब एक से ज्यादा जगह नाम कैसे जुड़ जाता है, जैसा कि यहां पे नेता प्रतिपक्ष ने आरोप भी लगाया है। तो यहां पे जब हम लोग देखते हैं तो पाते हैं कि एक से ज्यादा जगह, जैसे कि कोई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है 51 नंबर, यानी जितने भी हमारे संसदीय क्षेत्र होते हैं, विधानसभा क्षेत्र होते हैं, उनको एक संख्या दी जाती है। एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है 52 नंबर। जैसे कि हम लोग एक राजस्थान से एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जयपुर के अंदर हम लोगों ने ले लिया सांगानेर विधानसभा क्षेत्र, सांगानेर विधानसभा क्षेत्र। दूसरा हम लोगों ने ले लिया नावा विधानसभा क्षेत्र, सभा क्षेत्र। अब क्या एक व्यक्ति का नाम जयपुर की सांगानेर विधानसभा में भी हो सकता है और नागौर की नावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी हो सकता है एक व्यक्ति का नाम। एक व्यक्ति जो रहने वाला है नावा में किसी गांव का, वहां पे उसका वोटिंग लिस्ट में नाम है, फिर वह व्यक्ति चला गया जयपुर, वहां पे वो काम करता है, वहां पे भी मकान वगैरह उन्होंने बना लिए, तो वहां पर भी उनका नाम वोटिंग लिस्ट में दर्ज हो गया। तो यहां पर भी उनका वोटिंग लिस्ट में नाम दर्ज है, यहां पर भी उनका वोटिंग लिस्ट में नाम दर्ज है, और आमतौर पर उस व्यक्ति के द्वारा दोनों जगह वोट डाल दिया जाता है। पहले तो उस व्यक्ति ने सुबह जल्दी उठकर पहली ही शिफ्ट के अंदर जाके सांगानेर विधानसभा में वो वोट डाल के आ गया। उसके बाद में वो या तो गांवों के अंदर बस लगाई जाती है कि आप बस एक जगह, जितने भी उस पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र के, उस पर्टिकुलर गांव के कोई वोटर होते हैं या किसी बूथ के वोटर होते हैं, तो उनके लिए बस लगाई जाती है जयपुर के अंदर या किसी भी शहर के अंदर। तो वो व्यक्ति वहां पे सारे इकट्ठा हो जाएंगे कि एक व्यक्ति का नाम हवा महल में था, एक का विद्याधर नगर में था, एक का सांगानेर में था, तो सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। इकट्ठा होने के बाद में फिर जयपुर में उन्होंने वोट डाल दिया अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, फिर वो अपने गांव के लिए रवाना होंगे। वहां से बस में बैठे 2-3 बजे 4 बजे वो जब भी मौका मिला वो अपने गांव पहुंच गए, वहां पर भी उन्होंने वोट डाल दिया, और बीच रास्ते के अंदर हमारे जो स्याही लगाई जाती है उसको उन्होंने मिटा लिया था, अपने वोटिंग कार्ड को जेब में डाला, फिर यहाँ पे भी आके वोट डाल दिया। तो वहां पे भी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अनुसार या अपने नेता को जिसको भी वो चुनना चाहते थे उनको वोट डाला, और गांव के अंदर आके भी उन्होंने दूसरे विधानसभा क्षेत्र में भी वोट डाल दिया। ये कैसे संभव हो पाया? ये होता है कि यहां पे जब भी हम लोग हमारी वोटिंग लिस्ट को रिवाइज करते हैं, अपडेट करते हैं, तो वहां पे व्यक्ति के द्वारा ये एफिडेविट मांगा जाता है कि आप लोगों का नाम कहीं और जगह तो नहीं है, तो हम लोग कह देते हैं नहीं है। होता है व्यक्ति जहां पे नौकरी करता है, लंबे समय से एक जगह पे वो पोस्टेड है, तो वहां पे मकान भी बंगा लेता है और बाकायदा उसके वोटिंग कार्ड भी बन जाते हैं, तो वहां पे भी वोट डाल दिया, यहां पे भी उसने वोट डाल दिया, और अपना नाम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते समय हटवाया ही नहीं था, और सर्टिफिकेट भी दे दिया, प्रमाण पत्र, यहां पे एफिडेविट भी दे दिया कि मेरा एक ही जगह वोटिंग लिस्ट में नाम है। तो यहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तो कह दिया कि एक व्यक्ति का एक ही जगह पे नाम होना चाहिए, बावजूद इसके उस व्यक्ति का नाम 2-2 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर है, कईयों का तो 3-3 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हो जाता है। अब हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा यह प्रयास किया जाना चाहिए कि जो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनका डिजिटलाइजेशन किया जाए, ताकि इस प्रकार से एक व्यक्ति का नाम एक से अन्य जगह पे है उसे हटाया जा सके। और ये आज की कहानी नहीं, ये पुराने जमाने से ये चलती जा रही है। हर बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनकी इच्छा होती है कि मैं 2-2 जगह वोट डालूं और मेरी जो राजनीतिक विचारधारा है उसको ज्यादा लाभ हो। कई बार तो क्या होता है, एक व्यक्ति ने एक विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को वोट डाला, दूसरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर उसने बीजेपी वाले को वोट डाला। तो यहां पर राजनीतिक विचारधारा भी महत्वपूर्ण होती है, इसके अलावा हमारी जातीय विचारधारा भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि चुनावों को सबसे ज्यादा अगर प्रभावित करने वाली कोई विचार है वह है जाति। तो बीएलओ स्तर पर भी जाति काम करती है, इस कि किस व्यक्ति का नाम जोड़ना, किस व्यक्ति का नाम हटाना है। तो वहां पे बीएलओ के अपॉइंटमेंट में भी जाति महत्वपूर्ण हो जाती है कि बीएलओ जो नियुक्त किया गया उसके द्वारा किन किन लोगों को किस वार्ड में रखना है,
किस व्यक्ति का नाम जोड़ना है, किस व्यक्ति का नाम हटाना है, वो सब उस स्तर पे हो जाता है। तो वो भी जाति भी महत्वपूर्ण हो जाती है वहां पे। लेकिन जब भी वहां पे अपॉइंटमेंट होता है तो प्रशासनिक अधिकारियों को उसकी जाति से ज्यादा मतलब नहीं होता, उनके द्वारा तो ऑर्डर निकाला जाता है जिस व्यक्ति को बीएलओ बना दिया जाए। बाद में अगर कोई एक्टिव है और जाति के ज्यादा वहां पे कर्मचारी काम कर रहे हैं तो वही बीएलओ बनते, तो ये जाति भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस प्रकार से दो दो जगह नाम भी होते हैं, जिसके लिए लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रयास करता रहता है कि एक व्यक्ति का नाम एक से ज्यादा जगह पर नहीं हो। ये आज की कहानी नहीं है, ये शुरुआत से चली जा रही है और धीरे धीरे इसको यहां पे सुधारा भी जा रहा है। बहुत सारी जगह पे लोगों के एक ही नाम अब दर्ज हो चुके हैं। अब एक चीज यहां पे महत्वपूर्ण होती है कि बीएलओ जो स्तर होता है, इस स्तर पे किसी भी राजनीतिक विचारधारा के लोगों के नाम ज्यादा जुड़ जाते हैं, किसी के नाम ज्यादा हट जाते हैं, तो इसका दूसरा जो फैक्टर वो काम करता है, वो ये फैक्टर काम करता है कि बूथ लेवल पे कौन सी पार्टी कितनी ज्यादा एक्टिव है। बूथ स्तर पे यानी आपका अगर बूथ मजबूत है तो आपके लिए सत्ता का जो मार्ग है वो आसान हो जाता है। इसीलिए जब नरेंद्र मोदी 2013 के अंदर अपने चुनाव कैंपेन में उतरे थे तो उन्होंने सबसे पहला नारा दिया था, एक बूथ 10 यूथ, यानी बूथ को मजबूत करो। और अगर बूथ मजबूत कर लिया तो आपका ये बीएलओ वाला जो प्रक्रिया है वो भी बेहतर रहती है, क्योंकि बूथ स्तर पे एक एक चीज की जानकारी रखता है कार्यकर्ता, कि चाहे वो कांग्रेस के मंडल काम कर रहा हो या फिर भाजपा की ग्रामीण इकाई काम कर रही हो, और वहां पे हर बूथ पे आप अगर 10-10 युवाओं को एक्टिव कर दोगे तो ये पता रहेगा कि किसका नाम जुड़ा है, किसका नाम नहीं जुड़ा है। नहीं जुड़ा है तो वो बार बार बीएलओ से संपर्क करेंगे, नाम जुड़वा देंगे। तो यहां पे भारतीय जनता पार्टी ने 2013 के बाद में बेहतर काम किया। कांग्रेस का जो संगठन था कमजोर नजर आया। इस कारण से भी आज ऐसा जो हालात बने कि कांग्रेस के सामने एक बार तो 10% सीटें भी नहीं थी। इसका एक आधार, बहुत बड़ा कारण यह है कि बूथ स्तर पे कांग्रेस मजबूत हुई। और पुराने जमाने के अंदर जो कट्टर कांग्रेसी हुआ करते थे वो भी बाद में जाके कट्टर भाजपाई हो गए। कई बार क्या होता है, नेता के प्रति एक विश्वास जगता है, जैसा कि एकदम से तूफान आया था नरेंद्र मोदी का 2014 के जमाने में, जो कि धीरे धीरे एक अस्थायित्व पकड़ गया, उसके बाद में थोड़ा सा कमजोर भी हुआ। अब राहुल गांधी का एक अलग प्रकार की विचारधारा के अकॉर्डिंग उनके प्रति भी लोगों का एक जुड़ने का भाव जुड़ा है। तो इसी भाव के अकॉर्डिंग ही बूथ एक्टिवेट होता है। आपके लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप राजनीति के अंदर संगठन में काम कर रहे हो तो बूथ कितना मजबूत है, और यह बूथ डिसाइड करता है कि कोई पार्टी वास्तव में सत्ता में आएगी या नहीं आएगी। बूथ स्तर पे ही ज्यादातर मैनेजमेंट होता है। तो जिसने बूथ को मैनेज कर लिया वह सत्ताधारी दल बनेगा, 101% बनेगा। इवन निर्दलीय भी अगर बूथ को मैनेज कर लेता है तो वह सत्ता प्राप्त कर लेता है, और ज्यादातर जो निर्दलीय जीतते हैं उनका बूथ मैनेजमेंट बेहतर होता है। तो इसको भी हम लोग समझेंगे। फिर दूसरा आरोप, ये वोटिंग लिस्ट में एक से ज्यादा जगह पर नाम होना। तो ऐसा होता आया है और बहुत सारी जगह आज भी नाम है जहां पे गहनता से विचार किया जाना चाहिए, और प्रयास भी कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हटाने का, और ज्यादा उसे तीव्रता देने की जरूरत है, ताकि इस प्रकार के उन पे जो आरोप लगाए जाते हैं उन आरोपों से दूर हुआ जाए। तो ये बात भी यहां पे पार्टी न्यूट्रल होती है। किसी भी हम लोग ये डायरेक्ट कह देते हैं कि यहां पे एक राजनीतिक, तो जो राजनीतिक दल एक्टिव है उसके द्वारा इस प्रकार से यहां पे नाम दो जगह रह पाते हैं। फिर बात आती है यहां पे जो एक आरोप और लगाया नेता प्रतिपक्ष ने कि जनसभा, कि हम लोगों ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली उस समय लोगों का सैलाब हमारे साथ में था, लेकिन जब हम लोगों ने वोटों के अंदर एंट्री करी तो वहां पे हमें उतने वोट नहीं मिल पाए जितने लोग हमसे जुड़ रहे थे। या जब भी हम लोग किसी भी प्रचार के लिए कहीं पे जाते तो वहां पे जन सैलाब उमड़ जाया करता था, और जब वोटों को देखा तो उतने वोट हमें आमतौर पे नहीं मिले। तो जनसभा के अंदर लोगों का आना और उनका वोटों में तब्दील होना दोनों अलग अलग बात है। कई बार किसी नेता का प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा होने लग जाता है, वो उफान पे होता है तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। और वर्तमान राजनीति के अंदर राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जिन्होंने इतनी लंबी यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक करी, तो लोगों को उनके साथ में जुड़ने का मौका मिला कि एक बड़े स्तर का राजनेता इस प्रकार से भारत की यात्रा कर रहा है, वो भी पैदल यात्रा कर रहा है। तो उनका जो पर्सनैलिटी का, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का भाव था वो लोगों के सामने आ रहा था।
सोशल मीडिया पे वो एक्टिव होते हैं क्योंकि यूथ वहां पे एक्टिव ज्यादा है। तो उन्होंने उस युवा को अपनी ओर आकर्षित किया, तो युवा वहां पे गया जनसभाओं के अंदर जब उन्होंने करी, और इस प्रकार से जब राजनेताओं के द्वारा खुले तौर पे आरोप लगाए जाते हैं सत्ता दल पर या विपक्ष पर, तो उनको सुनने के लिए ज्यादा जनता आती है। एक खास बात होती है, जो राजनेता जितना मुखर होकर अपनी बात रखता है, जितना खुलकर आरोप लगाता है, जितना खुलकर नैरेटिव सेट करता है, उसको सुनने के लिए जनता ज्यादा आती है। खास बात है सुनने के लिए, क्योंकि आमतौर पे जब से हम लोग सोचने समझने वाले होते हैं, जब से हमारे काम करना चालू करते हैं और हमें समझ बनती है शब्दों की, तो हमें सबसे पहले सुनाई जाती है कहानियां, और व्यक्ति का बचपन से ही कहानी के प्रति आकर्षण हो जाता है, और नैरेटिव भी एक बड़ी कहानी होती है। तो राहुल गांधी ने भी संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, एक ऐसी यहां पे अपने विचार रखे। उन विचारों को सुनने के लिए बहुत सारे लोग उमड़ते थे, और उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को देखने के लिए भी लोग उमड़ते। जनसभाएं बहुत भारी संख्या के अंदर यहां पे देखने को मिलती थी। ये बात होती है जनसभा की। जनसभा के अंदर आपका वोटर है वो भी आता है, नॉन वोटर है वो भी आता है। एक जमाना था यूपीए के जमाने के अंदर, जब नरेगा के अंदर जो लोग काम किया करते थे, वही आमतौर पे जनसभाओं की शोभा बढ़ाया करते थे। वहां पे जो लोगों का तंत्र है, उसमें भीड़ तंत्र के रूप में नरेगा के लोग ही जाया करते थे। आज भी प्रशासनिक अधिकारियों को भी ये जिम्मेदारी दी जाती है, जब भी सत्ताधारी दल की सभा होती है, कि आप लोगों को इस प्रकार से लोगों को लेके आना है। और नरेगा में फर्जी हाजिरियां लगाई जाती है। नरेगा का जो कार्मिक है वो बेटा तो है जनसभा के अंदर, और उसकी फर्जी हाजिरी चल रही है किसी तड़ाई के अंदर। ऐसा भी घटनाक्रम चलता है जिसमें बड़े सुधार की जरूरत है, और ये बड़ा भ्रष्टाचार है, ये जनसभाओं का भ्रष्टाचार है। और जनसभाओं के अंदर एक तो व्यक्ति खुद की इच्छा से आता है कि हम लोग जाएंगे, इतनी भीड़ को देखेंगे, राहुल गांधी बोल रहे हैं, अखिलेश यादव बोल रहे हैं, ममता बनर्जी बोल रहे हैं, और कोई राजनेता है, नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, तो हमें जाना है। दूसरा, कार्यकर्ताओं को यह जिम्मेदारी दी जाती है, संगठन के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाती है कि इतने लोगों को आपको लेके ही आना है। फिर जो राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए लोग होते हैं, भामाशाह होते हैं, वो भी यहाँ पे एक्टिव होते हैं। जैसे किसी भामाशाह के द्वारा स्कूल चलाई जा रही है, तो वो अपनी बसें उस सभा के लिए लगा देता है कि मेरी बसों को ले जाना, मेरी तरफ से यहाँ पे इनका अल्पाहार हो जाएगा। तो कई बार ये बड़े शहरों के अंदर जनसभाएं होती है, तो लोग उस शहर घूमने के लिए भी चले जाते हैं। कई बार लोग हेलीकॉप्टर देखने के लिए भी चले जाते हैं कि हेलीकॉप्टर आएगा, उसको हेलीकॉप्टर को देखेंगे। नाश्ता करने के लिए आज आउटिंग हो जाएगी, उसके लिए कई लोग दिहाड़ी पे भी जाते हैं कि जनसभा में आओगे तो 500-500 रुपए मिलेंगे। तो ऐसे अलग अलग आधार होते हैं। आकर्षण ने भी एक बड़ा आधार था राहुल गांधी की सभाओं में लोगों के आने का। उन सभाओं के अंदर भारी भीड़ रही, लेकिन वो वोटों में तब्दील नहीं हो पाई, और राहुल गांधी 99 सीट ही ले पाए। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर, हरियाणा के अंदर उनके विपक्ष के अंदर नतीजे आए। तो उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे यहाँ पे जनसभा तो ज्यादा हो रही थी, जनसभा में भीड़ ज्यादा हो रही थी, लेकिन वोटों में तब्दीली नहीं हुई। तो मैं 100% दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे वोटों के अंदर धांधली हुई है, वोटों की चोरी हुई है। तो जनसभा के बाद में काम करता है आपका बूथ मैनेजमेंट। बूथ मैनेजमेंट कई बार तो क्या होता है, बूथ स्तर पर न तो बीजेपी का मैनेजमेंट बेहतर होता, न कांग्रेस का मैनेजमेंट बेहतर होता, अपने आप ही वह बूथ मैनेज हो जाता है, लोग जाते हैं वोट डाल के आ जाते हैं। लेकिन जब से अमित शाह ने यहाँ पे बीजेपी के अंदर, या बीजेपी का जब हम लोग बूथ स्तर पे कार्यकर्ता देखते हैं, तो इनका जो संगठनात्मक ढांचा है वर्तमान समय में मजबूत हुआ है। इनकी जो ग्रामीण इकाइयां होती है, मंडल इकाइयां हैं, जिले की इकाइयां हैं, वो इकाइयां लगातार ये मजबूत होती गई। इनके द्वारा जो नारा दिया गया था, एक बूथ पर 10 यूथ, उस नारे का भी प्रभाव पड़ा। तो यहां पे इन्होंने बूथ मैनेजमेंट बेहतर कर लिया, वोट ज्यादा ले लिए। यह भी आधार होता है इनका एक। तो अगर जो बूथ कांग्रेस मैनेज कर लेगी उसमें वो जीत जाएंगे, जो बूथ बीजेपी मैनेज कर लेगी उसको जीत जाएंगे। अब बूथ मैनेज कैसे होता है, ये यहां पे महत्वपूर्ण बात होती है। क्या बूथ मैनेजमेंट में इलेक्शन कमीशन की भी भागीदारी होती है, उसे भी हम लोग देखते हैं। पहले सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। क्या चुनाव आयुक्त यहां पे वोट करवाने आएंगे? नहीं। यहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए हिंदुस्तान के अंदर जितना भी प्रशासनिक ढांचा है वो काम करने लग जाता है। यहाँ पे सदस्य 3 ही हैं ये, लेकिन पूरे प्रशासनिक ढांचे को काम करना होता है इनके लिए। तो जब भी चुनाव करवाए जाते हैं तो यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर को भेजा जाता है, जो कि यहाँ पे हमारा पीठासीन अधिकारी रहेगा।
पीठासीन अधिकारी जो चुनाव को लिए आता है और ईवीएम मशीनें लेके आता है, उसके साथ में 5-7 अधिकारी और होते हैं जो कि बूथों पे हमारे एक व्यक्ति स्याही लगाएगा, एक हमारे वोटिंग लिस्ट को चेक करेगा, इसके बाद में हम लोगों के जो मशीन है उसे मैनेज करने के लिए कुछ लोग रहेंगे। तो पीठासीन अधिकारी और उनके साथ में कुछ अधिकारी होते हैं, ये आ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेज भी आती है। पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं या पुलिस फोर्सेज हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए काम कराती है ताकि लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, शांति के साथ में चुनाव हो जाए, फेयर और फ्री तरीके से चुनाव यहाँ पे मैनेज किए जाएं। अब देखो, जैसे ही ये पोलिंग पार्टियां आती हैं वहां पे आमतौर पे बूथ स्तर पे कार्यकर्ता जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। पोलिंग पार्टी आई, पीठासीन अधिकारी वगैरह आए, पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो लोग होते हैं वो पहले एक दिन पहले रात को ही आ जाते हैं ताकि वहां पे जो बूथ है उसे वो देख लें, पूरा एरिया को समझ लें, मशीनों को इंस्टॉल कर लें ताकि सुबह जैसे ही जल्दी हो उसी दौरान वो वोट देने के लिए लोगों को कह सके, उनके लिए सभी चीजें प्रबंधित कर सके। तो यहाँ पे जो बूथ पे कार्यकर्ता एक्टिव है इनके खाने पीने की व्यवस्था करता है। आमतौर पे ये कॉमन प्रक्रिया है जो वर्षों से चली आ रही है। पेप्सी कौन सी लेके आनी है इनके लिए, अल्पाहार कौन सा लेके आना है, खाना कैसे प्रबंधित करना है, क्योंकि बहुत सारी जगह हमें लगता है होटल भी होगी, बहुत सारी जगह होटलें नहीं होती है, तो लोगों के द्वारा खाना बनाकर भी इनके पास में पहुंचाया जाता है। तो ये जो बूथ लेवल कार्यकर्ता है इनके पास में पहले पहुंच जाते हैं। और अब पोलिंग पार्टी आ गई, पोलिंग पार्टी आ गई, उनके लिए पेप्सी लेके जाओ, उनके लिए अल्पाहार लेके जाओ, फल फ्रूट लेके जाओ, उनको खाना भी खिलाना है, बढ़िया से खाना बनाना। आज उनके लिए बेहतर हम लोग पनीर की सब्जी बनाएंगे, दाल बनाएंगे, पराठे बनाने के पहुंचाने। कई बार पोलिंग कार्यकर्ता होते हैं वो मना कर देते हैं, लेकिन रोटी की व्यवस्था करे कहां पे? अब हम लोग तो सोच लेते हैं होटल होगी हर जगह, स्विगी होगी, जोमेटो होगा। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है। तो उनको प्रबंधित करते हैं। अब जिस बूथ पर कार्यकर्ता एक्टिव था, जिस पार्टी का, उसने इनको तो उनके प्रति ऑटोमेटिकली झुकाव आ जाता, मानव ही तो है। तो जब ये कार्यकर्ता अगले दिन वोटों के दौरान भागादौड़ी कर रहा होगा तो ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान होते हैं, पुलिस के जवान होते हैं, उसको थोड़ा सा सहूलियत दे देते हैं कि तू इधर उधर घूमता रहे, क्योंकि रात को खाना इसने खिलाया था। जब वह बूथ पर जाता है बार बार चेक करने के लिए कि वोट सही पड़ रहे हैं या नहीं पड़ रहे, तो उसको जो आरओ वगैरह होते हैं वो भी सहूलियत दे देते हैं, या रात को खाना खिलाया था। और जब वोटिंग चल रही होते हैं तब भी इनके लिए चाय वगैरह पकड़ा देते हैं, ठंडा वगैरह ये पकड़ाते रहते हैं, तो किसी प्रकार से जो पोलिंग पार्टी के लोग हैं वो परेशान ना हो। भले ही भत्ता दिया जाता हो लेकिन व्यवस्था तो ये लोग ही करेंगे क्योंकि लोकल होते हैं। तो जितना ज्यादा इस प्रकार से कार्यकर्ता एक्टिव होता है उसके प्रति इनकी सिंपैथी आती है। उसी दौरान इनको एक तो मौका ये मिल जाता है कि पोलिंग बूथ में जाके ये अपने कैंपेन को मजबूत कर सके। वहां पे लोगों को अंत समय में कह देते हैं कि बस अब वोट दे देना, आप तो बस इज्जत का सवाल है। तो उस व्यक्ति का अंत समय में जाके यार लास्ट में इसने वोट मांग लिया, उसके पक्ष में, उस पार्टी के पक्ष में वोट डाल के आ जाते हैं। उसके बाद में काम करती है एक चीज, हमारे बूथ एजेंट। ये जो बूथ एजेंट होते हैं ये यहां पे पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंट होते हैं। इनको बैठाया जाता है इन पोलिंग पार्टी के साथ में जो वोट करवाने आए हैं। तो इनका काम होता है कि जब भी कोई व्यक्ति अपना वोटिंग कार्ड लेके जाता है तो उस लिस्ट के अंदर उसका नाम देखा जाता है, उसका नाम बोला जाता है कि फला व्यक्ति आया है, क्या आप इस व्यक्ति को पहचानते हो? तो 2-3 जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उनका बूथ एजेंट बेहतर रहता है, वो कह देता है कि हाँ मैं इनको जानता हूं। तो उसको फिर वो आगे बढ़ा देते हैं, उनके स्याही लगा देते हैं, वो वोट डाल देता है। कई बार क्या होता है कि बूथ एजेंट ही नहीं मिलता किसी पॉलिटिकल पार्टी को, और जब पॉलिटिकल पार्टी को बूथ एजेंट नहीं मिलता तो यहां पे फर्जी वोट पड़ जाते हैं, क्योंकि बार बार व्यक्ति आते रहते हैं और आमतौर पे जो बूथ एजेंट होता है वो जानता है कि ये व्यक्ति यही है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति आया जिसका नाम ए है, बूथ एजेंट से पोलिंग पार्टी ने पूछा कि ये ए ही है, क्या आप इसको जानते हो? वो कह देता है ए ही है। फिर मान लो कि जो दूसरा व्यक्ति है, जो दूसरी पार्टी का वहीं पे बूथ एजेंट बैठा हुआ है, कई बार वो भी खामोश हो जाते हैं, वो भी इनसे प्रेरित हो जाते हैं। कई बार बूथ एजेंट का चयन पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा गलत कर लिया जाता है, क्योंकि लोकली तो लोग करते हैं, उनके द्वारा फॉर्म भरा जाता है, वो सत्ता दूसरे दल के साथ में मिला हुआ है। तो वहां पे जब फर्जी वोट पड़ रहे होते हैं कि वोट डालने के लिए तो आया ए, वोटिंग कार्ड है बी का, और यहां पे उन दोनों एजेंटों के द्वारा कहा जा रहा है कि सर ये तो ए ही है, वोट डालने दो। तो ऐसे ये यहां पे फर्जी वोट पड़ जाते हैं। तो ये वोटों की चोरी होती है। जो बूथ स्तर पे हमारा जो कार्यकर्ता है, बूथ एजेंट है,
उसको मजबूत करके रोकी जा सकती है। पॉलिटिकल पार्टीज की ये जिम्मेदारी हो जाती है। पोलिंग बूथ इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अंत में पहचान इनको करनी होती है। क्योंकि बहुत सारी जो फोटोएं हम लोग देखते हैं वो फोटोएं इतनी ज्यादा क्लियर भी नहीं होती है। जैसे हमारी आधार कार्ड में फोटो आती है, पहचान ना पाए हमारे को कहीं पर भी कि कहां से आए हैं व्यक्ति, वैसे ही हमारी इलेक्शन कमीशन में तो थोड़ी सी सही फोटो आती है, फिर भी इनके सामने चुनौती रहती है। तो राजनीतिक दलों को यहाँ पे अपने बूथ, और कई बार तो बूथ एजेंट का चयन गलत हो जाता है तो उस बूथ पे पार्टी हार जाती है क्योंकि उसने फर्जी वोट डलवाने में मदद कर दी, या खुद के वोट थे उनको लेके नहीं आ पाए। तो यहां पे ये बूथ एजेंट का जो रोल है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये पॉलिटिकल पार्टी का होता है। बूथ एजेंट किसी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कर्मचारी नहीं होगा, ना उसके द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा रहा होता है। ये राजनीतिक दलों को इन्हें मैनेज करने की जरूरत होती है। बहुत सारी पार्टियां इस कारण से आती है क्योंकि उनका बूथ एजेंट का चुनाव गलत हो जाता है। फिर दूसरी बात होती है बूथ स्तर पर ही वोटर्स को लेके आना। वोटर्स को ले कर आना। पहले क्या हुआ करता था कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा कहा जाता था कि 2-1 जो मतदाता होंगे वहां पे हम लोग एक यहां पे बूथ बना देंगे, या जो भी हमारा वोटिंग सेंटर है वो बना देंगे, मतदान केंद्र बना देंगे। उसके बाद में कहा 1500 पे बनाएंगे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कह दिया है कि 1200 जहां पे मतदाता होंगे वहां पे मतदान केंद्र बना दिया जाएगा। तो अब ये जो वोटर्स हैं ये कितनी दूर हैं मतदान केंद्र से? एक वोटर है जो मतदान केंद्र से मात्र 200 मीटर 100 मीटर की दूरी पर है। एक वोटर है जो मतदान केंद्र से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पर है और उसके आवाजाही के लिए साधन ही नहीं है। तो वहां पर कौन मैनेजमेंट कर पाता है? जनसभा के अंदर लोगों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए लोगों को लेके जाना और वोटिंग के लिए लोगों को लेके आना, बिग डिफरेंस, दोनों में अंतर होता है। तो यहां पे जो बूथ पे कार्यकर्ता काम कर रहा होता है वो लोगों को लेके आता है 2-2 3-3 किलोमीटर दूर से, ढाणी से, गांव से। कोई बुजुर्ग है उसको लेके आ रहा है। भले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कह दिया जाता है कि यहां पे स्काउट्स को लगाया जाए, एक्स्ट्रा आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं को लगाया जाए कि कोई भी बुजुर्ग है, विकलांग है, दिव्यांग है, उनको यहां पे वोटिंग के लिए हम लोग ला सके, उनको सहूलियत दे सके। लेकिन लेके आएगा बूथ कार्यकर्ता ही, वो कन्वेंस करता है। बहुत सारे जो लोग होते हैं कि नहीं मुझे वोट नहीं देना, मत दोनों कोई पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो हाथाजोड़ी करता है, पैर पकड़ता है, लेके जाता है, उनको राजी करता है। तो वहां पे बूथ का कार्यकर्ता महत्वपूर्ण हो जाता है। भले ही हम लोग ये जो यांत्रिक वाहन से, घोड़े गाड़ियों से लोगों को लेके जाते हैं पोलिंग बूथ तक, ये इलेक्शन ऑफेंस है पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के अंदर, नहीं लेके जा सकते हम लोग, फिर भी लेके जाते हैं। बाकायदा पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा यहां पर उन गाड़ियों को बुक करने के लिए बूथ पर लोगों को कहा जाता है, बूथ कार्यकर्ताओं को कहा जाता है कि आपने गाड़ियां बुक कर ली कि नहीं कर ली, कितनी कमांडर बुक करी है, कितनी गाड़ियों को बुक कर लिया, सारे बूथ की गाड़ियां तुम ही बुक कर लो। उसके लिए उन्हें पैसा दिया जाता है। पेट्रोल पंप का यहां पे पर्ची दी जाती है कि पेट्रोल भराओ, इतना पैसा तुम्हें देंगे, और अल्पाहार का पैसा भी देंगे। और हर कार्यालय से इस प्रकार से पर्ची जारी होती है। उस दौरान कई बार पॉलिटिकल पार्टियां कमजोर पड़ जाती है कि यार नहीं, पैसा हम लोग नहीं दे रहे हैं, यहां पे तो वो तो चोर बैठा है, वो पैसे खा जाएगा। एक पॉलिटिकल पार्टी है जो खूब सारा पैसा दे रही है, तो वहां पे कार्यकर्ता एक्टिव हो गया। और बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं जो खुद से पैसा लगाते हैं, लेकिन ज्यादातर 99% जो काम करते हैं उनके द्वारा ये रहता है कि मुझे कार्यालय से पैसा मिल जाए, उसके बाद में मैं एक्टिव हूं। तो लोगों की चाय की थड़ी चल रही है, ठंडा चल रहा है, तो लोग यहां पे आ जाते हैं। तो वोटर्स को ये लोग लेके आते हैं, घर घर जाके लेके आते हैं। तो यहां पे जो लेने गया वोटर को उसी के प्रति सिंपैथी दिया जाएगी, उसको वोट डाल देगा वो कि ये देखो लेके आया था। दूसरा होता है जहां पे वोट की पर्ची। जब भी वोटिंग होती है उस समय जो हमारा मतदान केंद्र होता है उसके बाहर टेंट लगा लिए जाते हैं और अपना अपना जो भी 100 मीटर का दायरा होता है उस दायरे से बाहर राजनीतिक दलों के द्वारा टेंट लगा लिए जाते हैं और ये राजनीतिक दल यहां पे अपने कार्यकर्ताओं को बैठा देते हैं। ये भी बूथ लेवल कार्यकर्ता बैठता है और वो फिर पर्ची काटता है। वो यहां पे आजकल तो ऐसा प्रावधान कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि एक दिन पहले ही हमारे यहां पे हमारा कितना नंबर है वोटिंग कार्ड के अंदर, वो पर्ची हमारे घर पे देने का प्रावधान कर दिया। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, आज से 10-12 साल पहले जो पिछले चुनाव हुआ करते थे नहीं हुआ करता था। तो आज भी वहां की पर्ची तो आती है, बावजूद इसके जो निर्वाचक नामावली है
वो इस स्तर पर भी रहती है, उस टेंट में भी रहती है, पर्ची काटी जाती है। उस पर्ची को जितना ज्यादा एक्टिव होके उस राजनीतिक दल का कार्यकर्ता काटेगा, उतने ही ज्यादा चांसेस वहां पे वोट पड़ने के, उसके पक्ष में वोट पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक जो पॉलिटिकल पार्टी का टेंट लगा हुआ है, उसमें ढीले ढाले कार्यकर्ता बैठे हैं, एक नाम को ढूंढने के अंदर वो 15-15 10-10 मिनट लगा रहे हैं। एक दूसरे ऑलरेडी तैयार हैं, व्यक्ति पहुंचा, उसकी पर्ची तैयार है, उसको पर्ची दी और उसके साथ में वो आगे तक गया। अब उसने आगे तक जो पोलिंग पार्टी है उसके साथ में बेहतर संबंध बना रखे हैं, उनके साथ में लाइजनिंग बेहतर, वो अंदर तक लेके जाएगा, लास्ट तक उसके कान में कहता रहेगा जी वोट दे दीजिए, वोट दे देना, वोट दे देना। तो अंत में वो वोट अपने पक्ष में तब्दील करवा लेता है और ये बड़ा आधार रहता है। तो कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में तभी पहुंचता है जब उसका बूथ का प्रबंधन बेहतर होता है। इसीलिए बूथ को मैनेज करो, वहीं पे बीएलओ भी सब सेट रहेगा, वहीं पर ये पोलिंग पार्टियां भी सेट रहेगी, वहीं पे कार्यकर्ता जब एक्टिव रहेगा तभी सत्ता का रास्ता खुलता है। जनसभाओं में भले ही लाखों लोग आ जाए, लेकिन बूथ को अगर मैनेज नहीं किया है तो कोई सी भी पार्टी सत्ता के अंदर आ ही नहीं सकती है। बूथ अगर मैनेज है तो सत्ता के अंदर भले ही एंटी इनकम्बेंसी क्यों ना हो, सत्ता विरोधी लहर ही क्यों ना हो, बूथ का कार्यकर्ता अंत के अंदर पक्ष में वोट डलवा ही देता है। इसीलिए संगठन महत्वपूर्ण होता है और राजनीतिक दलों को इसीलिए संगठन पे काम करने की ज्यादा जरूरत होती है। जो संगठन को जितना ज्यादा मजबूत रहेगा, कई बार लोग सत्ता में आ जाते हैं, संगठन पे ध्यान देना बंद कर देते हैं, तो संगठन उन्हें सत्ता से बाहर कर देता है। सत्ता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है सत्ता में बने रहने के लिए संगठन की मजबूती। इसीलिए जो संगठन, जो पार्टी अपने संगठन को हमेशा मजबूत रहेगी, उसी संगठन का बूथ स्तर पर कार्यकर्ता मजबूत रहेगा। बूथ मैनेज किया, सत्ता आपके कदमों में होगी। तो ये जो जनसभाओं के अंदर अलग नतीजा और मतपेटी में अलग नतीजा, ये यहां पे इसी प्रकार का सा एक छलावा है, दोनों डिफरेंस है। आप जनसभा में भी माहौल रखो लेकिन बूथ को भी मैनेज करो, तब सत्ता आपके हाथ में आएगी। इसके अलावा कह दिया जाता है कि हमारे द्वारा जो एग्जिट पोल आते हैं उनके नतीजे तो कुछ और थे और वास्तविक नतीजे कुछ और आ गए, जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ, जैसा कि हरियाणा के अंदर हुआ। देखो, आमतौर पे जो मतदाता वोट डालने जाता है तो हमें सीक्रेट बैलेट, गुप्त मतदान का अधिकार दिया गया है। और पहले तो ऐसा हुआ करता था कि जो आमतौर पे व्यक्ति से पूछा जाता कि किसको वोट दे के आए हो, तो वो आमतौर पे बता दिया करता था कि मैं इस फला व्यक्ति को वोट दे के आया हूँ, इस फला पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे के आया हूँ। तो वहीं पे एग्जिट पोल के नतीजे तैयार कर लिए जाते हैं। पहले तो हम लोग ये समझते हैं एग्जिट पोल के नतीजे ये तैयार कैसे करते हैं। यहाँ पे टीमें बनाई जाती है, पर्टिकुलर जो विधानसभा क्षेत्र होता है उस बार वो टीम के कार्यकर्ता होते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से वो अलग अलग बूथों पर मतदान केंद्र पर घूमते रहते हैं। वहाँ पर जाते हैं, लोगों से पूछते हैं किसका माहौल चल रहा है, किसको वोट दे रहे हो आप। तो वहां पे वो 3-4 सैंपल उठाते हैं, उन सैंपल के आधार पे अपनी रिपोर्ट दर्ज करते हैं और ये पता लगाते रहते हैं कि किसका माहौल चल रहा है। आजकल क्या हो गया कि पॉलिटिकल पार्टियां सभी अपना माहौल बनाने के लिए कहती है, क्योंकि माहौल के आधार पे वोट भी पड़ते हैं। इसके अलावा दूसरा व्यक्ति बताना ही नहीं चाहता कि मैंने अंत में वोट दिया जिसको है, हर को वो राजी रखना चाहता है। एक तो आजकल कैमरे हो गए, तो अगर मान लो कोई व्यक्ति है उसने बीजेपी को वोट दे दिया और उसने बता दिया कांग्रेस वाले को मैंने वोट दिया है, तो बीजेपी वाला नाराज हो जाएगा भले ही उसे वोट दिया हो। दूसरा इसका बता दिया तो वो नाराजगी। तो व्यक्ति आमतौर पे चाहता है कि मुझे किसी से नाराज नहीं होना, मैं दोनों को ही राजी रखूं। तो एक बड़ा वर्ग जो ये साइलेंट वोटर होता है वो बताता नहीं है अपने मन की इच्छा। बाकी जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता होते हैं, ओपन वोटर होते हैं, जो विचारधारा से प्रेरित वोटर होते हैं, वो तो खुलेआम कहते हैं कि मैंने इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया है। कई लोग तो ऐसे ही कह देते हैं, वोट किसी और को दे के आते हैं और कह देते हैं कुछ और है कि मैंने इसको वोट दिया, ये सब राजी रहे। तो एग्जिट पोल के जो नतीजे होते हैं वास्तविक नतीजे नहीं हो सकते। अगर कोई भी एग्जिट पोल कहता है कि हमने ऐसा एग्जिट पोल निकाला था और हमारे एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग नतीजे नहीं आए, तो लोकतंत्र को चुनौती दे रहा है, गुप्त मतदान को चुनौती दे रहा है। हमें अधिकार है कि हम लोग अपनी इच्छा से गुप्त तरीके से किसी को भी वोट डालें। हमें वोट प्रकट करने का यहां पे बाध्य नहीं किया जा सकता। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बकायदा प्रावधान कर रखा है कि कोई भी व्यक्ति पोलिंग बूथ पर जाके ईवीएम की फोटो नहीं खींचेगा, वीवीपैट की फोटो नहीं खींचेगा। और अगर ऐसा कोई करता है, उसे सोशल मीडिया पे अपलोड करता है, तो वो इलेक्शन ऑफेंस है, वो अपराध है।
तो वैसा नहीं भी करना होता है। तो एग्जिट पोल कतई नहीं बता सकता कि कौन पार्टी जीतेगी। आमतौर पे इनके द्वारा छोटे छोटे सैंपल उठाए जा सकते हैं। छोटे सैंपल के द्वारा आजकल की दुनिया के अंदर आप यहां पे अनुमान नहीं लगा सकते कि इस पॉलिटिकल पार्टी की ही सरकार बनेगी। दूसरा यहां पे बात आई कि लोकसभा के अंदर बीजेपी के एंटी माहौल था, इसी कारण उनको बहुमत नहीं मिल पाया। जबकि हरियाणा के जो चुनाव हुए, महाराष्ट्र के जो चुनाव हुए, उन चुनावों के अंदर इनको वोट ज्यादा मिल गए, इनकी एंटी इनकम्बेंसी नहीं चली और वहां पे इनकी पार्टी की सरकार थी, उन्हीं की पार्टी की सरकार आ गई। तो लोकसभा के अंदर जो उस समय प्रधानमंत्री मोदी, आज भी वही है, तो उनके खिलाफ बहुत सारे ऐसे कारण थे जिनके कारण एंटी माहौल चल रहा था। एक तो संगठन स्तर पे एंटी माहौल इसलिए रहा कि बहुत सारे दल बदलुओं को इन्होंने टिकट दे दिया था, जिस कारण से इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी। दूसरा, बहुत सारी जातियां इनसे नाराज थी, जो कि आमतौर पे इन्हीं को वोट डाला करती है, उसके कारण इनको वोट नहीं मिले थे। तीसरा, यहां पे आक्रामक प्रचार रहा राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने अपने आप को बेहतर तरीके से एक चेहरा बनाते हुए आक्रामक प्रचार किया। तो ये बहुत कारण थे। एक, इनका जो परंपरागत वोटर होता है, वो परंपरागत वोटर बीजेपी से नाराज था, इस कारण से यहां पे ये बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई थी। लेकिन उसके बाद में बीजेपी ने इसमें सुधार करते हुए अपना जो परंपरागत वोटर है, परंपरागत जो जातीय वोटर है, उनको भी वापस सही करने का प्रयास किया और जो टिकटें थी उनमें भी संगठन को तवज्जो दिया। तो इस कारण से एंटी इनकम्बेंसी नहीं आई थी। तो दोनों अलग अलग चीजें हो सकती है। जरूरी नहीं है कि यहां पे विधानसभा में जिसको वोट पड़ेंगे उसी को ही लोकसभा के अंदर उसी अकॉर्डिंग वोट डाला जाए। अलग अलग वोट यहां पे हो सकते हैं, यह आमतौर पे माना जाता है। तो एग्जिट पोल को हम लोग कभी भी सही नहीं मान सकते। माहौल को, कि माहौल हमारे पक्ष के अंदर था, माहौल आपके विपक्ष में भी हो सकता है, वोट अलग तरीके से पड़ते हैं। ये बूथ पे यहां पे प्रबंधित किया जाता है। फिर एक बात और थी कि एक ही पते पर बहुत सारे नाम कैसे आ जाते हैं। एक पते पर बहुत सारे नाम, सारे नाम। अब यह भी बीएलओ स्तर पे ही कमाल होता है। कई बार क्या होता है बीएलओ के द्वारा, और ये देखो बीएलओ जो होते हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, ये राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, ये सत्य बात है, इसे नकारा नहीं जा सकता। और राहुल गांधी ने इस कंसर्न को उजागर किया है, तो इनको इस स्तर पे उजागर करने की जरूरत है। चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त के स्तर पे उजागर करने से इसमें सुधार नहीं आएगा। इस स्तर पे आप लोग जब इस बात को उजागर करोगे तभी वास्तव में सुधार आएगा। तो बीएलओ यहां पे एक जीरो एड्रेस भी कर देता है कई बार। तो ये सारी कारस्तानी बीएलओ की की जा रही है। यहां पे उसके द्वारा नाम ऐड किए जा रहे हैं, एक ही एड्रेस पे नाम ऐड करता जा रहा है। एक ही कोई मान लो कोई ढाणी होती है तो वहां पे एक ही एड्रेस पे करता जा रहा है, जिनके नाम एक एड्रेस पे कर देते, नाम ही नहीं बदलता। तो ये बीएलओ स्तर पे गड़बड़ियां है। अब देखो चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी है कि इनको यहां पे वह डिजिटल करे। अब जब इन्होंने, राहुल गांधी ने यहां पे डिजिटल डॉक्यूमेंट मांगे तो चुनाव आयोग ने नहीं दिया। आज का समय ऐसा है कि यहां पे डिजिटलाइजेशन होना ही चाहिए। हम लोग कहते हैं कि यहां पे प्राइवेसी के सामने चुनौतियां रह जाएगी, तो ऑलरेडी बहुत सारा जो डाटा है भारतीय लोगों का वो डिजिटलाइजेशन हो चुका है। दूसरी, निर्वाचक जो नामावलियां होती है वो हार्ड कॉपी के अंदर दी जाती है और हार्ड कॉपी के अंदर उनका निरीक्षण भी किया जा सकता है। एक बात और थी, जो यहां पे निर्वाचक नामावली है वो हार्ड कॉपी में रहती है। और जब भी चुनाव होते हैं, चाहे एमपी के चुनाव हो, एमएलए के चुनाव हो, सरपंच के चुनाव हो, किसी के भी चुनाव हो, वार्ड के चुनाव हो, पार्षद के चुनाव हो, तो हार्ड कॉपी के रूप में यहां पे हमें जो निर्वाचक कार्यालय होता है वहां से ये कॉपियां मिल जाती हैं और बूथ स्तर पे ये कॉपियां पहुंचाई जाती है। तो एक बात तो है कि यहां पे हर पार्टी के पास में ये कॉपी अवेलेबल रहती है। तो एक बूथ पर, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक व्यक्ति का एक से ज्यादा जगह अगर नाम है तो वहां पे कार्यकर्ताओं के द्वारा गहन परीक्षण किया जाता है। जितना परीक्षण यहां पे चुनाव आयोग के द्वारा नहीं किया जाता, उतना परीक्षण यहां पे कार्यकर्ता कर लेता है। एक एक वोट को वो देखते हैं कि इस बूथ के अंदर कौन कौन कहां पर वोट है। तो हम लोग जब इसको वास्तव में, आप भी करके देख सकते हो, किसी भी चुनाव के अंदर, आने वाले चुनाव में जाओ, वहां पे थोड़ी सी भागीदारी निभाओ, उस निर्वाचक नामावली को देखो तो पता लग जाएगा कि वहां पे मुश्किल से शायद ही किसी का नाम हमारे को मिलेगी जो कि रिपीट हो रहा है।
क्योंकि ये कार्यकर्ता अगर रिपीट हो रहा है तो उसकी आपत्ति दर्ज कराने की इनकी जिम्मेदारी होती है, और वो यहाँ पे पार्टी न्यूट्रल चीज होती है, तो आपत्ति दर्ज करानी होती है। अगर कहीं पे भी किसी का नाम आ रहा है, तो एक पत्ते पे अगर किसी का नाम आ रहा है तो आपके कार्यकर्ताओं के पास में वो हार्ड कॉपी है। तो यहां पे राजनीतिक दलों की भी ये बाध्यता जिम्मेदारी होती है कि वह इस बात को यहां पे उसी दौरान आपत्ति दर्ज कराए और इलेक्शन कमीशन से उसे वापस अपडेट करवाए, उसका रिवीजन करवाया जाए। तो यह जिम्मेदारी भी राजनीतिक दलों की है। और तीसरी बात, यहां पे एक पते पे बहुत सारे वोट आ जाते हैं। एक बात यहां पे राहुल गांधी के द्वारा कही गई थी कि 1-1 लाख वोटर एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर फर्जी है। दैट इज इम्पॉसिबल, यह संभव नहीं हो सकता। अगर इसी प्रकार का सिस्टम है तो हमारा लोकतंत्र पूरी तरीके से फेल हो चुका है, वो ये कहना चाह रहे हैं। तो ये नहीं है, लोकतंत्र इतना भी कमजोर नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इतना भी कमजोर नहीं है। अगर हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस प्रकार से चुनौती देते हैं तो ये हमारे संविधान को एक प्रकार से चुनौती होगी, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी संविधान का ही हिस्सा है आर्टिकल 324 के अंदर। इसके अलावा लोकतंत्र को खुलेआम इस प्रकार से चुनौती देना कि बहुमत जो है वो चोरी से प्राप्त किया जा रहा है, फिर लोगों का विश्वास कैसे रहेगा लोकतंत्र के अंदर। जैसे ही मैंने किसी पार्टी को वोट दिया और वो पार्टी हार गई, फिर मुझे लगेगा कि यार यहाँ पे तो वोटों की चोरी हो रही है, तो अगली बार मैं वोट देने जाऊंगा ही नहीं। ऐसी समस्या भविष्य के अंदर वोटर्स के सामने आ सकती है। उनका माइंडसेट ऐसा बन जाएगा कि यहां पे तो सत्ता चोरी से ही प्राप्त की जाएगी। तो कोई भारत वेनेजुएला थोड़ी है, सीरिया थोड़ी है जहां पे इस प्रकार से वोटों की चोरी हो जाएगी। तो इतने गंभीर आरोप लगाने से पहले हमारे को भी यहां पे ये जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है और ग्राउंड स्तर पे समझने की जरूरत है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे आरोप लगाएं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी यहां पे केवल कि आप हर चीज शपथ पत्र के अंदर दो, नहीं, शपथ पत्र के अंदर ले रहे हो, आपकी प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं उस एक आरोप का जवाब भी आपको उसी रूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देना चाहिए, क्योंकि आप एक संवैधानिक संस्था हो जिस पे लोगों का विश्वास है और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि एक आरोप को आपके द्वारा यहां पे जवाब दिया जाए। अगर आप खारिज करते हो तो खारिज करो, या वहां पे आपको कहीं पे सुधार की जरूरत लगती है तो उसका सुधार करो। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी को भी यहां पे सुधार की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ना कि हम लोग किसी प्रकार से इसको एक एंटी विपक्ष के रूप में लें। तभी आपका जो सत्ता में रह रहे हो वो यहां पे सार्थक हो पाएगा भारतीय लोकतंत्र के लिए, क्योंकि आप पे इन्होंने आरोप लगा दिए कि आपने वोट चोरी करके सत्ता प्राप्ति करी है। तो इन आरोपों का जवाब एक सेंसिबल तरीके से रीजनिंग के साथ में देने की जरूरत होती है कि हम लोग सत्ता में इस आधार पे आए हैं, ये हमारे कारण रहते हैं। जैसे आधार बताए भी हैं कि जिस विधानसभा क्षेत्र को लेकर सवाल खड़े किए गए थे वहां पे आमतौर पे परंपरागत तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वोट देता आ रहा है परंपरागत वोटर, और वहीं पे ज्यादातर उसकी जीत हो रही है 2009 के बाद में। तो ये भी कारण बताने होते हैं, लेकिन सेंसिबल तरीके से दोनों ही राजनीतिक दलों को, क्योंकि दोनों ही सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, यहां पे इस प्रकार के आरोप लगाएगा तो जनता का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रति विश्वास कम हो जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब काम करने जाता है तो यहां पे पार्टी न्यूट्रल रहता है। अब आप कह देते हो कि 3 जनों से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, नहीं, ना तो मुख्य चुनाव आयुक्त से है ना ही चुनाव आयुक्तों से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनता है उस बीएलओ से लेके उस पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तक जो वहां पे एसएलआर AK-47 लेके खड़ा है, ताकि किसी प्रकार का व्यवधान चुनावों के अंदर नहीं आए। पुलिस वाले के उस व्यक्तित्व के साथ में जो लट लेके खड़ा है कि कोई भी यहाँ पे गड़बड़ी ना कर दें, उस स्काउट के गाइड का भी यहाँ पे रोल होता है, जो बड़े बुजुर्गों को, दिव्यांगों को वोटिंग के लिए लेके जाता है। वो आरओ भी होते हैं, वह अधिकारी कर्मचारी भी होते हैं जो जोनल मजिस्ट्रेट बनते हैं, जो रात दिन काम करते हैं, जो अपने घर परिवार को छोड़ देते हैं, उनकी कंप्लीट ड्यूटी यहां पे लगा दी जाती है। एक क्षेत्र से दूसरे देश के अंदर जाते हैं, वहां पे उनका रोटी का सतूना नहीं है, पानी का सतूना नहीं है। तो वो यहां पे ये नहीं हो सकता कि सारे के सारे दल एक ही दल के यहां पे कार्यकर्ता बन गए हैं। तो सरकार के जितने भी कर्मचारी होते हैं सभी राजनीतिक दलों के प्रति उनकी एक विचारधारा होती है। किसी ने किसी दूसरी पार्टी को वोट दिया, किसी ने किसी तीसरी पार्टी को वोट दिया, उनको एम्प्लॉय किया जाता है, उनको अपॉइंट किया जाता है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर। तो उन पे सवाल खड़ा हो जाता है कि जोनल मजिस्ट्रेट यहां पे करप्ट था, बीएलओ करप्ट था, यहां पे पैरामिलिट्री
फोर्स का जवान करप्ट था, पुलिस का जवान करप्ट था, यहाँ पे डीएम करप्ट था, यहाँ पे एसडीएम करप्ट था, यहाँ पे सीईओ करप्ट था, यानी सब पे करप्शन का आरोप लग गया। इन 3 जनों पे आरोप नहीं है ये, और ऐसा नहीं हो सकता। हमारा लोकतंत्र इतना भी कमजोर नहीं है कि यहां पे इसको इस बातों से हम लोग कमजोर कर सकें। और चुनावों के अंदर निष्पक्षता एक बड़े स्तर पर रहती है। यहां पे जो पार्टियां मैनेज कर लेती है थोड़ा बहुत फर्जीवाड़ा 20-25 वोटर्स को वो यहां पे करती है, तो उसमें सुधार करने की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। और वहां पे राजनीतिक दलों को भी एक्टिव हो जाए काम करने की जरूरत होती है। जो फर्जी वोट पड़ते हैं उनके रोकने की तरफ भी सरकार बहुत ज्यादा, सरकार क्या, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रयास कर रहा है। तो वहां पे राजनीतिक दलों को भी एक्टिव रहने की जरूरत होती है, क्योंकि लीक हो सकता है। इतना बड़ा महकमा पैरामिलिट्री फोर्स का जवान है, वो आसपास में लोगों को पहचानता थोड़ी है। अगर उसने किसी प्रकार का कोई भी हार्ड एक्शन ले लिया तो उस पर बाद में कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि वहां पे उन्माद रहता है और उन्मादी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आपको फोर्स सप्लाई करना पड़ता है। तो राजनीतिक दल भी यहां पे छोटे स्तर पे चुनाव हो उससे पहले समन्वय बैठकें करें और वहां पे कहेगी यार फर्जी वोट नहीं डालेंगे। वहां पे अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखें ताकि कहीं पर अगर इस प्रकार से फर्जी वोट पड़ रहा है तो उसकी वो पहचान कर सके। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो कर्मचारी जा रहे हैं उनको थोड़ी पता है कि यह व्यक्ति यहां का है या नहीं है। उसकी पहचान बूथ एजेंट करेगा और बूथ एजेंट राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होता है, तो उसकी भी जिम्मेदारी होती है। तो राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी इस लोकतंत्र को बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ज्यादा है, चाहे वो सत्ता दल हो चाहे विपक्ष हो, क्योंकि यहां पे आपको वोट जनता दे रही है और वो विश्वास चाहती है कि जिसे हम लोगों ने बहुमत दिया है वह यहां पे सत्ता में है। एक बात और महत्वपूर्ण है, हर बार कोई पार्टी सत्ता के अंदर आती है और हम लोग कहते हैं ये चोरी से सत्ता में आई है, तो हम लोग यहां पे लोकतंत्र का भी अपमान कर रहे हैं, बहुमत का अपमान कर रहे हैं। और जब बार बार बहुमत को चुनौती दी जाती है, और ये आज की कहानी नहीं है, हमेशा ही इस प्रकार के आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए जाते रहे। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब वो आरोप लगाती थी, अब कांग्रेस विपक्ष में है तो वो आरोप लगाती है। तो जनता के मन में जो विचार बनता है वो यहाँ पे थोड़ा सही नहीं बनता। तो हमें यहाँ पे जो हमारे संवैधानिक संस्थाएं होती है उनके प्रति एक सेंसिबल व्यवहार अपनाने की जरूरत होती है। अगर वास्तव में हम लोग सुधार चाहते हैं तो प्रक्रियाओं को भी अपनाना होगा, वास्तव में जहाँ पे गड़बड़ हो रही है उनको भी हमें उजागर भी करना होगा और जनता के सामने लाना होगा। और जो भी संस्थान है जो इसमें सुधार करेंगे वहाँ पे उनके संज्ञान में भी लाना होगा। हमारी न्यायपालिका के संज्ञान में बात लानी होगी और वहाँ से हम लोग सुधार करवा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। अंत के अंदर मेरे द्वारा यही बात कही जाएगी कि बूथ लेवल पे जो गड़बड़ियाँ हो रही है अगर उन पे ध्यान दे लिया जाए तो ये जितनी भी गड़बड़ियाँ हैं उनमें सुधार हो सकता है। तो बूथ सुधारो, चुनाव सुधरेगा, चुनाव सुधरेगा तो लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत होगा। तो फिर हमें आरोप प्रत्यारोप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।